हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। आज है लेक्चर नंबर 2। तो आज करेंगे बेटा जी हम बात फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये दोनों टर्म्स हैं क्या? देखो, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है और एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अदर फोर्सेस शुडंट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। भाई देखो, मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है। कोई भी चीज हम कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल या मार्कर लेते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर रही हूं तो क्या ये हवा में रुक जा रहा है? नहीं रुक रहा है। यानी कि ये किसकी तरफ जा रहा है? हमारी अर्थ की तरफ जा रहा है। अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ का साइज, अर्थ का मास कितना है? 10⁴ kg। इतना बड़ा मास होता है हमारी अर्थ का। इतना बड़ा मास होता है 6 × 10⁻24 kg। हमारी अर्थ का मास जब इतना बड़ा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तभी तो सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप देखो, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर हवा में उछाल दूं तो भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर की तरफ उछाला है तो ये ऊपर के ऊपर ही हवा में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चीज कोई भी चीज क्या होती है? नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जिस भी ऑब्जेक्ट का, पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी है। इस बोर्ड में भी ग्रेविटी है, इस मार्कर की अपनी ग्रेविटी है, मेरी अपनी ग्रेविटी है। बट जिसका जितना ज्यादा मास, जिस भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। क्योंकि अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kgs। ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर ऊपर से ड्रॉप की जा रही है या फिर ऊपर मैंने इसे उछाल दिया तो भी तो ये नीचे ही आ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने इसे हवा में ऊपर की तरफ उछाल दिया, थ्रो कर दिया, तो भी वो चीज नीचे आ रही है ना। तो ये कह रहा है फ्री फॉल कि जब कोई भी चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ गिर रही है, तो उसका भाई वो मोशन में है। जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन कैसे होता है? क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हम यहाँ सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन को कंसिडर करेंगे, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या तो ड्रॉप किया जा रहा है नीचे या फिर थ्रोन क्या अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो भी वो चीज नीचे की तरफ आ रही है। तो जब कोई भी चीज मोशन में होती है, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें सिर्फ एक ग्रेविटी को ही एक फोर्स कंसिडर करना है कि ग्रेविटी की वजह से ही वो चीज मोशन में है। उस चीज में, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। बाकी सारी फोर्सेस को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, कंसीडर नहीं करना है। अदर फोर्सेस शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ना ही हमें फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, ना ही हमें एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। नहीं, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी चीज ड्रॉप हो रही है या फिर थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछालेंगे तो भी वो चीज नीचे आएगी। तो उस चीज में, उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन है तो वहां एक्सीलरेशन भी होगा। तो वहां हमें कौन सा एक्सीलरेशन कंसीडर करना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही तो वो अट्रैक्ट होकर चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स डाउनवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट। किस रेट से? एक कांस्टेंट रेट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है। और उस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे? किसकी वजह से है वो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन? ग्रेविटी की वजह से। तो उस एक्सीलरेशन को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। ये है आपका फ्री फॉल कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमें वहां सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी को ही कंसीडर करना है। बाकी किसी भी फोर्स को हमें कंसीडर करना नहीं है। हर फोर्स को नेग्लेक्ट कर देना है एक्सेप्ट ग्रेविटी। फिर चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो या कोई भी फोर्स। ठीक है। सिर्फ एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से है?
ग्रेविटी की वजह से, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हुज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, स्मॉल जी से, क्योंकि कैपिटल जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है बेटा, एक्सीलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमने अभी बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ड्रॉप कर रही हूँ या फिर मैं थ्रोन अपवर्ड, तो भी वो नीचे अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। और अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है, मोशन में एक्सीलरेशन है। ऑब्वियसली कोई भी चीज मूव करती है तो वो एक्सीलरेट भी करती है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन है वो किसकी वजह से होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। यही ये लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होती है बेटा, हम पढ़ा होगा आप लोगों ने मोशन चैप्टर में, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो यहां से आएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए अब हमें इसे डिराइव करना है कि भाई g की वैल्यू, आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा स्मॉल g है, ये किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन आ जाए फाइंड स्मॉल g, फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो कंसिडर करो ये कोई भी प्लैनेट है, डू नॉट कंसिडर इट एज अ अर्थ, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, कंसिडर करो कि ये क्या है, कोई भी प्लैनेट है, एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, हो सकता है अर्थ भी हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये कोई प्लैनेट है, अर्थ भी ले लो, जिसका मास है कैपिटल एम, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो कैपिटल एम इसका मास है। उसके ऊपर हम खड़े हैं, है ना, हम एक ऑब्जेक्ट हो गए। अर्थ के कंपैरिजन में हमारा मास कितना है, छोटू सा, इतू सा मास है, उसका मास हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल एम। ठीक है, अब अगर ग्रेविटी निकालनी होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बताया था मैंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से लिया जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लिया जाता है। तो अर्थ के सेंटर से कंसीडर किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये होता है हमारा कैपिटल आर, हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और ये एफ क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है उतनी ही फोर्स से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन मैम अर्थ तो हमारी तरफ खींच के नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि अर्थ हमारी तरफ क्या नहीं हो रही है, हमारी तरफ अर्थ आ नहीं रही है, अट्रैक्ट नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, क्या है F, दैट इज ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई m1 m2 करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के मासेस लेते हैं, हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक ये बड़ा वाला मास है अर्थ का, एक छोटे वाला मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं भी हो गई, ठीक है, ये पेन हो गया, कुछ भी हो गया, आप हैं, आप भी ऑब्जेक्ट हो गए, वो स्मॉल एम वाला अर्थ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, कैपिटल एम रखा अर्थ का मास, स्मॉल एम रखा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है,
और ये आर स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये तो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, यानी यहाँ एक्सीलरेशन किसका निकाला जा रहा है भाई, किस मास का एक्सीलरेशन निकालेंगे, बड़ा वाला मास लेंगे छोटे वाला मास। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि हम एक्सीलरेशन हमेशा छोटे वाले मास का लेते हैं। अब मैंने देखो ये मार्कर ड्रॉप किया, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ। क्यों क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या आपको अर्थ भी दिख रही है इसके ऊपर आती हुई इसकी तरफ, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ उठ के इसकी तरफ आ रही है आपके मार्कर की तरफ, नहीं हो रहा है। एक्सीलरेट कौन कर रहा है, छोटे वाला मास एक्सीलरेट करके बड़े वाले मास की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले मास का क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है कि एक्सीलरेशन हमेशा छोटे वाले मास का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, ए क्या है आपका, एक्सीलरेशन। अब एक चीज आप यहीं पर करेक्ट कर लीजिए ये जो एक्सीलरेशन है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैंने कोई चीज ड्रॉप की या फिर थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकी, तो भी वो चीज नीचे डाउनवर्ड मोशन में ही आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है ना, सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड आ रही है। तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है बेटा जी, ग्रेविटी की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट में, हमारी अर्थ में ग्रेविटी ना हो तो क्या कोई चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी। भाई अगर आपके पास, क्या आपके पास अगर 200 300 400 करोड़ ना हो तो लोग आपके पास खड़े होंगे। आपकी जेब में 10 रुपए का नोट है और एक पर्सन है जिसकी जेब में अरब रुपए हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस अरब की तरफ। 10 रुपए के नोट की तरफ थोड़ी ना अट्रैक्ट होंगे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। ऐसे ही जो अर्थ का मास है वो बहुत बड़ा मास है। अर्थ का मास कितना बड़ा मास है, अर्थ का मास वो बहुत बड़ा मास है ना। तो जिसका जितना बड़ा मास होगा तो क्या होगा, चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या इस ए को मैं लिख दूं, ए इक्वल्स टू स्मॉल जी। जी क्या है, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन। तो क्या मैं यहां लिख सकती हूं, F इक्वल्स टू एम जी। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी मैं क्या कर देती हूँ, रुको ब्लैक वाला लेते हैं, यहां भी क्या कर देते हैं। अब क्या करना है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन आ गई, F इक्वल्स टू एम में एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल कर दिया मैंने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल्स टू एम जी हो गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में फोर्स है, क्या दोनों को इक्वल रख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो क्या हो गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, लिखो इतना। अब देखो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, कैपिटल जी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल एम यानी स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल क्या है ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों मासेस स्मॉल एम दोनों साइड हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल एक्सीलरेशन ड्यू टू किसके इक्वल आएगा बेटा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बिगर ऑब्जेक्ट का मास। अगर हम यहाँ अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो अर्थ का मास आएगा अपॉन अर्थ की रेडियस आ जाएगी, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अर्थ का मास कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है, अपॉन अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 10 की पावर 6। लेकिन अब यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
विच इज इक्वल्स टू हमारा क्या, स्मॉल जी, ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहाँ ये हमने g किसका निकाला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर आपको बोल दिया जाए कि मार्स का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो तो आप क्या करोगे, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी निकालो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आपको बोले कि मार्स के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, कैपिटल जी की वैल्यू यही रहेगी सेम। m यहाँ किसका मास आएगा, मार्स प्लेनेट का मास आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमने अर्थ का लिया है, यहाँ मार्स का मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ये रेडियस किसका है गिवन है, हमें रेडियस किसका लिखा है मैंने यहाँ पे, अर्थ का लिखा है। वहां आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मार्स प्लेनेट का रेडियस, आपको वो वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से प्लेनेट का आ जाएगा, मार्स का। ऐसे ही वेनस का या किसी भी और प्लेनेट का दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आया है हमारा ड्यू टू अर्थ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। क्या मास और वेट दोनों सेम होते हैं, नो, मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास क्या होता है भाई, एक्चुअल कंटेंट जो भी प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे अगर मैं आपका मास पूछती हूँ, आपका मास क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब का मास टोटल करके ही तो आपका मास आएगा, वो आपका मास हो गया, इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स वगैरह सारी चीजें, है ना। जो भी चीजें मटेरियल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उन सब का मास ही तो आपका क्या होगा, टोटल मास, फाइनल मास होगा। और वेट क्या होता है, वेट होता है बेटा जी, वेट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। वेट निकालने के लिए आपका जो मास आया उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप अर्थ पर हैं तो भी आपका मास उतना है, मून पर जाएंगे तो भी मास वही होगा, विनस प्लैनेट पर जाएंगे तो भी मास वही होगा, मार्स प्लैनेट पर जाएंगे तो भी आपका मास वही होगा, कांस्टेंट रहता है मास हमेशा। ठीक है, बट जो आपका वेट है, वेट डिफर करता है, वेट कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आप अर्थ पर हैं तो आपका वेट कुछ और है, अगर आप मून पर चले जाएंगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास हमने पढ़ा हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट एक और चीज पर डिपेंड कर रहा है जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही चीज हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसकी जो वैल्यू है वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करती है, प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करती है। कैसे डिफर करती है, हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल जी क्या था हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा पूरे यूनिवर्स के लिए। ठीक है, किसी भी प्लैनेट पे जाओ, लेकिन ये एम क्या था हमारा, एम था हमारा उस पर्टिकुलर प्लैनेट का मास। अगर मैं अर्थ की बात करूंगी तो यहाँ अर्थ का मास आएगा, अगर मैं मून की बात करूंगी तो यहाँ मून का मास आएगा। अब एक बात बताओ, अर्थ का मास यहाँ लिखूं तो पूरा सॉल्व करने के बाद जी की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर मैं यहाँ मून का मास लिखूं तो मून का मास अलग होता है अर्थ के मास से, है ना, तो यहाँ जी की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ वीनस का मास, तो वीनस प्लैनेट का मास कुछ और होता है ना, तो जी की वैल्यू चेंज करेगी। और रेडियस भी तो हर प्लैनेट का डिफर करता है, तो जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट पे,
और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट पे। सिंपल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेट डिफर करेगा प्लेनेट टू प्लेनेट। इवन अर्थ पर भी, अर्थ तो भाई पूरा एक ही प्लेनेट है अर्थ के इक्वेटर पर और पोल्स पर जी की वैल्यू डिफर करती है। ठीक है, ये हैं इसके इक्वेटर्स और ये हैं इसके पोल्स। जी की वैल्यू अर्थ के इक्वेटर और पोल पर भी वैल्यू डिफर करती है। क्यों डिफर करती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो अब क्या है, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, मास किस में बताते हो आप, केजीज में। किसी का मास 50 होता है तो बोलते हो 50 केजी, किसी का 60 होता है तो बोलते हो 60 केजी, 55 केजी। लेकिन जब मैं वेट की बात करूंगी बेटा जी, तो वेट हमेशा न्यूटन में होता है। ठीक है, वेट किस में होता है, न्यूटन में। और न्यूटन को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, मास यानी केजी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मास है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। क्या सुना है कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो, भाई जीरो कैसे पॉसिबल है, अगर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका मास जीरो हो ही नहीं सकता, और ना ही उसका मास कभी नेगेटिव में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन वेट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो आता ही आंसर हमेशा। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा, हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन निकाला था तो हमने क्या बोला था कि जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और इस पे एक छोटा सा मास रखा है m, है ना, यही बोला था। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है r। अब मैं एक काम कर देती हूँ, पता है ये यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ये हमारा क्या है बेटा जी, r यानी डिस्टेंस हो गया, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। क्या करते हैं, इस मास को उठाकर मैं कहाँ रख दूं, अर्थ के सेंटर पे रख दूं, अर्थ के सेंटर पे रख दूं तो r क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा डिस्टेंस तो क्या आएगा, g की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, और नेगेटिव किस केस में होता है, जब बॉयंट फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बॉयंसी, तब बताती हूँ, जब बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है देन हमारी ग्रेविटी। ठीक है, तब g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखें। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका वेट, मान लेते हैं आपका वेट अर्थ पर है, कितना बताएं, आपका वेट अर्थ पर है 96 केजी, न्यूटन में आएगा भाई वेट तो 96 न्यूटन। आपका वेट है मान लो अर्थ पर 96 न्यूटन। ठीक है, 96 न्यूटन आपका वेट है अर्थ पर। तो मून पर आपका वेट कितना होगा, वेट कांस्टेंट रहेगा या चेंज करेगा, पढ़ो, वेट कांस्टेंट रहेगा या चेंज करेगा, मास कांस्टेंट होता है, वेट हमेशा डिफर करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। अब ये भी बताया था क्यों डिफर करता है, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना एक अलग मास होता है, अपनी एक अलग रेडियस होती है। ठीक है, देखो जो आपका मान लो 96 के न्यूटन, 96 न्यूटन आपका वेट है अर्थ पर। ठीक है, अगर आप मून पर जाएंगे तो आपका वेट पता है कितना होगा, 96/6, यानी जो भी वेट आपका अर्थ पर है उसका डिवाइडेड बाय 6 कर लो, वो वेट आपका मून पर होगा। इसको डिवाइडेड बाय 6 कर लो तो आपका किसका वेट निकल आएगा, वेट ऑफ मून। हमेशा याद रखें जो भी वेट आपका अर्थ पर होगा उसका डिवाइडेड बाय 6 कर लो, वो वेट आपका मून पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 केजी, सबसे पहले निकालो उसका मास, उसका वेट अर्थ पर कितना होगा, वेट क्या होता है भाई, W इक्वल्स टू mg, वेट कितना है, आप मास कितना है ऑब्जेक्ट का 10, g अर्थ का g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का क्या होता है 9.8, फाइनल आंसर क्या आएगा 98 न्यूटन। यानी उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास 10 किलो है अर्थ पर, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है अर्थ पर 98 न्यूटन। समझ आ गया। अब मुझसे पूछा है कि
इसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर मून पर रख दूं तो इस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6 कर दो सिर्फ। इसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर आएगा 16.3 न्यूटन। ऐसा आंसर आएगा आपका 16.3 न्यूटन। यानी कि वेट हमेशा अर्थ के डिवाइडेड बाय 6 करोगे तभी आपका वेट क्या आएगा, मून पे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो